Assalamualaikum students, it's Anam Khalid, Head of Department of Chemistry from the Legend Institute of Management Sciences. You are all welcome to the online classes. Lecture number 15 जो है MSc Chemistry का होने जा रहा है। लेक्चर नंबर 14 में हमने देखा था कि जो कॉन्सेप्ट हैं, जनरल कॉन्सेप्ट हैं, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है या थर्ड कॉन्सेप्ट जो है लीवस कॉन्सेप्ट है। हमने इन तीनों को डिटेल्स में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। लेक्चर नंबर 15 में बेसिकली हम थोड़ा आगे की तरफ मूव करेंगे। इसमें हमने दो थ्योरीज़ पढ़नी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और वो हैं, पहली थ्योरी है सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी और दूसरी थ्योरी है आपके पास शैब कॉन्सेप्ट या शैब थ्योरी। अब सबसे पहले सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी को पढ़ते हैं कि ये क्या है। इसकी एक हिस्ट्री है, इसके पीछे है ये सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी बिल्कुल वही जो आर्हीनियस ने कहा था। और अगर आप लोगों को याद हो तो आर्हीनियस ने क्या कहा था, आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो स्पीशी है जिसमें या तो प्रोटॉन पहले से मौजूद हो या जब उसे वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए तो वो क्या करे, आपको वो प्रोटॉन प्रोवाइड करे। लिहाजा एसिड वो स्पीशी होती है दैट कंटेन हाइड्रोजन आयन और that give hydrogen ion or that provide hydrogen ion when it dissolve into the water। अब उसी ने सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी ने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे जो है वो मूव आउट किया। अब ये थ्योरी हमें क्या कहती है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं पहले। लाइक द ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी के मुताबिक सॉल्वेंट सिस्टम एसिड बेस कॉन्सेप्ट इज़ अ वे टू जनरलाइज द आर्हीनियस बेस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट था, आर्हीनियस का एसिड बेस के बारे में ये ख्याल था कि एसिड वो है जिसमें हाइड्रोजन आयन है और बेस वो है जिसमें हाइड्रोक्सल आयन है। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को मज़ीद जनरलाइज़ किया। किसने किया? इसने सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी ने उसको मज़ीद जनरलाइज़ किया। ब्रॉन्स्टेड ल्यूरी कॉन्सेप्ट जो है ये है चीज़ वही जो आर्हीनियस है, जो आर्हीनियस ने कहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये सॉल्वेंट के ऊपर बेस कर रही है। सॉल्वेंट आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे किसी चीज़ को हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो वो क्या हो जाएगी, वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम इसके रिएक्शन ज़रा इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल H2O। H2O में जब H2O डाला जाता है, आपने ये पहले पढ़ा होगा, इसको कहते हैं सेल्फ़ आयोनाइजेशन। सेल्फ़ आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि रिएक्टेंट जो है वो अपने ही अंदर मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो रहा है। तो लिहाजा H2O जब H2O के अंदर ऐड होगा तो ये बनेगा H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी प्रोडक्ट आपके पास क्या आया, एक आया H3O पॉजिटिव और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास आया OH नेगेटिव। तो आपके पास यानी वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन से हाइड्रोजन आयन भी आ रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन, और आपके पास उसी वक्त हाइड्रोक्साइड आयन भी आ रहे हैं। लिहाजा आप ये कहेंगे कि वाटर जो है वो एज ए होल क्या है, न्यूट्रल है। इसमें एसिडिक स्पीशीज़ भी हैं और इसमें ऑन द सेम टाइम आपकी बेसिक स्पीशीज़ भी हैं। अब देखें, इन कंट्रास्ट द सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट सीक्स टू जनरलाइज आर्हीनियस एसिडिटी। अब इसमें आर्हीनियस के मुताबिक जो एसिड का कॉन्सेप्ट था है ये वही बाय फोकसिंग ऑन केटाइंस, लेकिन इसमें जो फोकस है, जनरल फोकस इसमें किस पे है, एक तो आपका इसमें फोकस होगा केटाइंस पर और एक फोकस होगा इसमें एनाइंस पर। केटाइंस दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड एनाइंस दैट कैरी नेगेटिव चार्ज जनरेटेड इन एनी सॉल्वेंट्स दैट ऑटो आयोनाइज, जो कि ख़ुद ब खुद क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं। दीज इंक्लूड ब्रॉन्स्टेड लोरी टाइप ऑटो आयोनाइजेशन, इसको हम कहते हैं कि ये ऑटो आयोनाइजेशन के अंदर जाते हैं। जैसे अमोनिया के अंदर अगर अमोनिया ही डाल दिया जाए तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन और साथ में NH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव क्या है, अमाइड, यानी आपके पास पॉजिटिव आयन बनेंगे अमोनियम आयन की सूरत में और आपके पास नेगेटिव आयन बनेंगे अमाइड की सूरत में। इसी तरीके से अब आप आ जाएं दूसरी एग्जांपल पर। H2SO4 जब डिज़ोल्व होता है तो H2SO4 किसके अंदर ऐड होता है, H2SO4 के अंदर।
H2SO4 जब H2SO4 में ऐड होता है तो ये बनाता है H3SO4, ठीक है, और साथ में HSO4, यानी एक बनेगा इसमें H3SO4 पॉजिटिव और दूसरा बनेगा HSO4 नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो स्पीशी होती है उसका पॉजिटिव आयन भी होता है, यानी उसका कैटाइन भी होता है, और उस स्पीशी का उसी वक्त क्या होता है, एनाइन भी होता है। लेकिन इसकी बेस जो है सॉल्वेंट थ्योरी सिस्टम की जो बेस है, जो असल है, वो किसके ऊपर है, वो ऑटो आयोनाइजेशन पर है। और ऑटो आयोनाइजेशन का क्या मतलब होता है, जब भी कोई कंपाउंड, कोई केमिकल कंपाउंड जो है वो सेल्फ आयोनाइजेशन में जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटो आयोनाइजेशन। अब इस थ्योरी के मुताबिक एसिड क्या है और बेस क्या है, ये पेपर में सवाल आ जाता है कि एसिड और बेस को डिफ़ाइन करें, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक करें, शैब के मुताबिक करें, या सॉल्वेंट सिस्टम के मुताबिक करें, तो आपको इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले वो कहता है कि एसिड क्या है। एसिड सॉल्वेंट केटाइन, यानी ये सॉल्वेंट से पैदा होने वाला केटाइन है। जैसे अभी हम पढ़ते हैं HCl के अंदर एसिड कौन होगा, H पॉजिटिव, ठीक है। एसिड इज़ द सॉल्वेंट केटाइन और एनी सब्सटेंस, या फिर ये वो सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती है, किसकी, पॉजिटिव आयन की या केटाइन की। यानी एसिड सिंपली क्या है, सॉल्वेंट केटाइन है, या ये वो सब्सटेंस है जो कभी भी कंसंट्रेशन केटाइंस की बढ़ाता है। बात देखें वही है जो आर्हीनियस ने की थी। आर्हीनियस ने भी यही कहा था कि जिसमें हाइड्रोजन हो, या जो आपको वाटर के अंदर जाकर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करे, नॉर्मली प्रोड्यूस बाय सॉल्वेंट ऑटो आयोनाइजेशन। और ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, सॉल्वेंट की ऑटो आयोनाइजेशन से। तो एसिड क्या हुआ, एसिड ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सॉल्वेंट केटाइन होता है, या कोई भी सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है, केटाइंस की कंसंट्रेशन उसको बढ़ाता है बाय सॉल्वेंट ऑटो आयोनाइजेशन से। अब हम आते हैं बेस पर। बेस क्या होता है, बेस होता है सॉल्वेंट एनाइन, यानी नेगेटिव चार्ज वाला जो है वो बेस है। जैसे H2O डिज़ोल्व होता है तो H पॉजिटिव बनता है और OH नेगेटिव, तो जो एनाइन होता है वो क्या होता है, वो बेस होता है। बेस इज़ द सॉल्वेंट एनाइन और एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट, जिसकी वजह से एनाइंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से केटाइंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उसको हम क्या कहेंगे, वो एसिड है। जिसकी वजह से एनाइन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, वो बेस है। नॉर्मली प्रोड्यूस, और ये भी किससे प्रोड्यूस होता है, ये भी आपकी सॉल्वेंट ऑटो आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस होगा। तो एसिड और बेस की डेफिनेशन हमने देखी। एसिड क्या है, जो या तो सॉल्वेंट का केटाइन होता है या फिर वो केटाइन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है। बेस क्या है, जो सॉल्वेंट का एनाइन होता है या फिर वो एनाइन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है। अब इस थ्योरी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। दो डिसएडवांटेजेस ज़रा आप देखिए, आपको नज़र आ रहे होंगे आपके सामने कि द वेरी फर्स्ट डिसएडवांटेज इज़ एसिड बेस रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जो सॉल्वेंट के बग़ैर हो रहा है, वो कहता है आप कभी भी उस रिएक्शन को स्टडी नहीं कर सकते। ये ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि इस थ्योरी के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि आप उस कंपाउंड को कभी भी एनालाइज नहीं कर सकते जिस कंपाउंड में सॉल्वेंट ऐड ना हो। तो एसिड बेस्ड रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। जो सॉल्वेंट के बग़ैर हो रहा है, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो सॉल्वेंट के बग़ैर होते हैं। तो जो सॉल्वेंट के बग़ैर हो रहे हैं, विदाउट सॉल्वेंट हो रहे हैं, आप उन्हें कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सेकेंड पे, दिस कैन नॉट अकाउंट फॉर द एसिड बेस्ड रिएक्शन अकरिंग इन नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। एक तो है कि सॉल्वेंट के बग़ैर नहीं हो सकते, दूसरा ये ऐसे सॉल्वेंट के बग़ैर भी नहीं हो सकते जो आयोनाइजिंग ना हो। यानी फ़र्ज़ करें बहुत सारे सॉल्वेंट ऐसे होते हैं, जैसे बेंजीन है, बेंजीन आयोनाइजेशन को ख़ास बढ़ाता नहीं है। अगर आयोनाइजेशन नहीं होगी, आप खुद सोचें केटाइन और एनाइन कैसे बन सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये बात डिस्कस की है कि नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स जो हैं उनकी मौजूदगी में भी ये रिएक्शन कभी भी फॉलोअप में लाए नहीं जा सकते। लिहाजा आप क्या इसमें, एक तो ये कि सॉल्वेंट पहले होना चाहिए, दूसरा सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो आयोनाइजिंग पावर रखता हो।
तो आपने इसमें क्या करना है कि एसिड बेस रिएक्शन, ये सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस हैं इसके कि नंबर 1 पे क्या है कि एसिड बेस रिएक्शन जो कि आपके आसपास में हो रहे होते हैं उसमें अगर सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं हुआ तो आप उस रिएक्शन को कभी भी नहीं पढ़ सकते। सेकेंड पे दिस कैन नॉट अकाउंट फॉर द एसिड बेस्ड रिएक्शन अकरिंग इन नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट, और इसके बाद ये नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट में कभी भी ऑक्युपाई नहीं होंगे क्योंकि उससे आयनाइजेशन नहीं होती। तो ये हमने सॉल्वेंट थ्योरी सिस्टम का जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसे सम अप कर लिया। अब हम पढ़ने लगे हैं हार्ड एसिड, शैप प्रिंसिपल या पीरसन प्रिंसिपल आप लोगों ने बीएससी में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी थी, आपको शायद वो भी याद होंगी। तो अब हम ज़रा इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। शैब ने 4 चीज़ों को डिफ़ाइन किया था, हार्ड एसिड को, हार्ड बेस को, सॉफ्ट एसिड को और सॉफ्ट बेस को। सबसे पहले उसने हार्ड एसिड को किया। हार्ड एसिड वो कहता है क्या होता है, ज़ाहिर सी बात है इसके नाम से श्योर है, जो इजीली अपना प्रोटॉन ना दे सके। कंसिस्ट ऑफ स्मॉल, ज़ाहिर सी बात है जो इजीली नहीं दे सकता उसका साइज़ बहुत छोटा है। जिसका साइज़ छोटा होता है केमिस्ट्री में उस पर न्यूक्लियर पावर ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होती है। न्यूक्लियर पावर अट्रैक्शन हाई होने की वजह से वो कभी भी अपना प्रोटॉन किसी को भी डोनेट नहीं कर पाता। लिहाजा ये क्या है, हार्ड एसिड क्या होता है, जो कि हाईली चार्ज्ड केटाइन पर कंसिस्ट करता है और या फिर ऐसे मॉलिक्यूल इसके अंदर होते हैं जिसमें हाई पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस होता है सेंट्रल एटम पे। एग्जांपल इसकी हाइड्रोजन, लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ठीक है, स्टैनिक और BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। अब ये बोरॉन ट्राईफ्लोराइड और बोरॉन ट्राईक्लोराइड जो हैं ये एग्जांपल हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स की। इनके बच्चों साइज़ इतने छोटे होते हैं कि ये भी अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड है, RCO है यानी जनरल कार्बोनाइल ग्रुप हैं, ठीक है, सल्फाइड ग्रुप्स हैं SO3, RMGX आप सबको पता होगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा VO2 विनीडियम डाइऑक्साइड है, AlCl3, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी वो बहुत ज़्यादा हिस्सा चीज़ों में नहीं लेती। हाँ, वो जुड़ने की कोशिश ज़रूर करती है, जैसे AlCl3 है, ये हमेशा कोशिश करता है कि ये Al2Cl6 में चला जाए यानी डाइमर की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करे। तो लिहाजा हार्ड एसिड वो होते हैं जिनका जो अपना प्रोटॉन ईजीली नहीं दे सकते। अब अगर वो अपना प्रोटॉन इजीली नहीं दे सकते तो इसका मतलब ये है कि वो केटाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के मौजूद हैं। अब इसी तरह से उसने हार्ड बेस की भी डेफिनेशन दी है। हार्ड बेस कौन सी होगी, अब हार्ड बेस क्या होगी, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बहुत ज़्यादा हाई होगी। लो पोलराइजेबिलिटी का मतलब ये होता है द एक्सटेंट टू विच द एटम कैन बी डिस्टॉर्टेड। अब जो एटम डिस्टॉर्ट हो सकता है उसे आप इजीली प्रोटॉन ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन अपना जो इजीली अपना डिस्टॉर्ट जो अपने आप को ख़राब ही ना करना चाहे, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ही ना होना, तो आप उसमें प्रोटॉन ऐड करवा सकते हैं, ना ही आप उसमें प्रोटॉन रिलीज़ करवा सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हार्ड बेसिस क्या हैं, फ्लोराइड आइन है, हाइड्रोक्साइड आइन है, अमोनिया है और N2H4 है। N2H4 होता है हाइड्राजीन, ROH है, H2O है, SO4 है, सल्फेट है, फॉस्फेट है। हार्ड बेसिस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे कम्प्लेक्स बनाती हैं हार्ड एसिड के साथ। ये पीरसन प्रिंसिपल भी हमें यही कहता है कि अगर एसिड हार्ड है तो बेस भी हार्ड होनी चाहिए, तब उनका कम्बिनेशन अच्छा होगा। अगर सॉफ्ट एसिड है तो वो हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ ही मैच करेगा। हार्ड बेस में हमने क्या पढ़ा, हार्ड बेस में हमने ये सीखा कि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाईली है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि आप उससे इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, ठीक है, और उसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो है, मतलब उसकी जो एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन है वो कम है। एग्जाम्पल इसकी फ्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है, हाइड्राजीन है, अल्कोहल्स हैं, वाटर है, सल्फेट हैं, फॉस्फेट हैं। हार्ड बेसिस जो हैं वो रैपिडली रिएक्ट करती हैं स्टेबल कंपाउंड्स के साथ और ये कम्प्लेक्सेस के साथ भी रिएक्ट करती हैं हार्ड एसिड। यानी जो हार्ड एसिड है वो प्रेफर करेगा कि वो हार्ड बेस के साथ जाए, जो सॉफ्ट एसिड है वो प्रेफर करेगा कि वो सॉफ्ट बेस की तरफ आए। अब उसने सॉफ्ट वालों की कुछ एग्जांपल्स दी हैं, सॉफ्ट बेसिस की और सॉफ्ट एसिड की। सॉफ्ट एसिड बिल्कुल हार्ड एसिड का उलट होते हैं, यानी इसके अंदर चार्ज कम होता है केटाइंस पर। चार्ज कम मतलब ये कि उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है।
हाईली एनर्जी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी हाई होती है। हाई होने का मतलब ये कि वो स्टेबिलिटी के लिए ज़रूर रिएक्ट करेंगे। सॉफ्ट एसिड रेडिली पोलराइज, ज़ाहिर सी बात है, जो डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, जिनकी शक्ल बिगाड़ी जा सकती है, उनको हम पोलराइजेबल कहते हैं। तो सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, ये रेडिली पोलराइजेबल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट एसिड के एग्जाम्पल क्या हैं, CS है, कॉपर है, ऑरम है, प्लाटिनम है, मरकरी है, BH3 है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सॉफ्ट एसिड हैं। क्यूनॉन्स हैं, क्यूनॉन्स क्या होती है, जब बेंजीन के ऊपर जो है वो कीटो ग्रुप अटैच होता है तो उन्हें कहते हैं क्यूनॉन्स। RO पॉजिटिव हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये सॉफ्ट एसिड की एग्जाम्पल्स हैं। अब हार्ड बेसिस जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है और पोलराइजेबिलिटी भी लो होती है, लेकिन सॉफ्ट बेस जो होगी, सॉफ्ट बेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। इसकी एग्जांपल H नेगेटिव है, R नेगेटिव है, CO है, PR3C2H6, SCN होता है थायोसाइनाइड। ठीक है, अब सॉफ्ट बेस हमेशा रिएक्ट करेगी सॉफ्ट एसिड के साथ और हार्ड बेस हमेशा रिएक्ट करेगी हार्ड एसिड के साथ। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉर्मली अपनी ज़बान में पीरसन प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब ज़रा क्लास आपने एक चीज़ नोट करनी है, मैंने आपके सामने इन्हीं सारी बातों का एक समरी की एक पिक्चर लगाई है, ज़रा आपने उस पिक्चर को बहुत गौर से देखना है। तो अब देखें, हार्ड एसिड क्या है, स्मॉल इयोनिक रेडियस, जाहिर सी बात है इसका रेडियस स्मॉल है, वो अपना प्रोटॉन नहीं दे सकता। स्मॉल रेडियस का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा है उसके ऊपर, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लो है। और एनर्जी इसकी क्या है, हाई एनर्जी ल्यूमो, यानी लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सॉफ्ट एसिड इसके मुकाबले में इसका बिल्कुल उलट होगा, आयनिक साइज़ लार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंटरमीडिएट होगी, यानी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लो एनर्जी लूमो, इसके साथ लो एनर्जी वाले ल्यूमो जो हैं वो अटैच होंगे ताकि स्टेबिलिटी गेन हो सके। हार्ड बेस क्या है, स्मॉल रेडियस है इसका हार्ड बेस का। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, पोलराइजेबिलिटी वीक होगी, हाई एनर्जी होमो। यहाँ पर सॉफ्ट बेस में जो है लार्ज रेडियस होगा, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, हाई पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, और जो एनर्जी है वो क्या होगी, वो ल्यूमो, यानी हाई लो एनर्जी ल्यूमो इसमें मौजूद होंगे। अब बच्चे एक क्लासिफिकेशन का लेवल मैं आपको समझाने लगी हूँ, ज़रा इसको देखें। हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस, और बीच में लिखा हुआ है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब ये होता है कि ये डिपेंड कर रहे होते हैं कंडीशंस क्या है, कभी ये एसिड बन जाते हैं और कभी ये क्या बन जाते हैं, सॉफ्ट बन जाते हैं, यानी एसिड होते हैं और कभी ये बेस बन जाते हैं। तो या कभी हार्ड हो जाते हैं, कभी सॉफ्ट हो जाते हैं, उनके हार्डनेस और सॉफ्टनेस डिपेंड करती है कि उनके केमिकल रिएजेंट्स क्या हैं। ठीक है, अब हार्ड की पहले बात करते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबेडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, क्रोमियम, सल्फाइड, BF3, ये क्या हैं, ये हार्ड एसिड हैं। सॉफ्ट एसिड में देखें ज़रा, कॉपर, सिल्वर, AU होता है ऑरम, TI टाइटेनियम, Hg पॉजिटिव, PD2 पॉजिटिव, CD2 पॉजिटिव, PT2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, BH3, ये क्या है, ये सॉफ्ट एसिड हैं। अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस में क्या है कि F नेगेटिव, OH नेगेटिव, H2O, अमोनिया, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ऑक्साइड, सल्फेट, फास्फेट, ऑक्सीक्लोरेट, तो ये क्या हैं, ये सॉफ्ट बेसिस, हार्ड बेसिस हैं। अगर हम सॉफ्ट बेसिस का जिक्र करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, हाइड्राइड है, R नेगेटिव है, CN नेगेटिव है, CO है, I नेगेटिव, आयोडाइड है, R3P है, C6H6 है, R2S है, तो ये क्या हैं, दीज आर ऑल सॉफ्ट बेसिस। अब हमने बीच वाले की बात करनी है जो कि बॉर्डर लाइन में आते हैं। बॉर्डर लाइन का मतलब ये है कि ये हार्ड और सॉफ्टनेस या हार्डनेस के इन बिटवीन होते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है Fe2 पॉजिटिव यानी फेरिस आयन, फिर आ जाता है कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, प्लम्बस और SO2 और BBr3 यानी बोरॉन ट्राइब्रोमाइड। और ये जो बेसिस हैं जो बॉर्डर लाइन बेसिस में आती हैं उसमें एग्जांपल आ जाती है NO2 नाइट्राइट और SO3 N3 नेगेटिव होता है नाइट्राइड। ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्राइट T वाला और नाइट्राइड D वाला, इन तीनों में फ़र्क देखें क्या होता है। नाइट्रेट होता है
NO3, ठीक है। नाइट्राइट होता है NO2 और नाइट्राइड D वाला होता है N3, ठीक है। तो ये सॉफ्ट बेस्ड और सॉफ्ट बेसिस की क्लासिफिकेशन जनरल थी, जो मैंने आपको समझाया कि इसकी जनरल क्लासिफिकेशन जो है वो क्या हो सकती है। नेक्स्ट में बेटे इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। ये थोड़ा सा आपका करने वाला काम है। एप्लीकेशंस जो हैं उसकी क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। एप्लीकेशंस BSc की बुक में आपने 8 एप्लीकेशंस पढ़ी थी और मैं आपको उन्हीं को रिवाइज़ करवाना चाह रही हूँ। तो बेटे आपने इसकी मुझे असाइनमेंट लाजमी जमा करवानी है और असाइनमेंट जमा करवाने की लास्ट डेट जो है वो है 25 जून। 25 जून तक आप तमाम स्टूडेंट्स ने जो MSc में एनरोल्ड है मेरे पास, उन तमाम स्टूडेंट्स ने मुझे असाइनमेंट जमा करवानी है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपकी प्रमोशन का सिलसिला कोई आया तो उस प्रमोशन का सिलसिला ये याद रखिएगा कि इसी बेस पर होना है कि आपकी असाइनमेंट्स हमारे पास हों। तो काइंडली असाइनमेंट्स प्रॉपर और नीट फॉर्म में बनाएं ताकि कल को मुझसे अगर कोई पूछे तो मेरे पास भी आपका रिकॉर्ड एक रिटन फॉर्म में हो। तो आपने इस असाइनमेंट्स बहुत अच्छे से अच्छी बनानी है और मुझे सबमिट करवानी है। ये आपकी एक असाइनमेंट है। 8 से 10 एप्लीकेशंस आपने लिखनी है विद एग्ज़ाम्पल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच। डिस्कशन क्लास में बेशक आप डिस्कस भी कर लीजिएगा इसको मेरे साथ। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।